नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंतर्गत आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिगलॉट एडिशन है बेयर एक्ट का। हिंदी में भी आर्टिकल 2 को पढ़ लीजिए। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इसमें जो एग्ज़ाम्पल है सिक्किम का, वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्क्रीन पे आप आर्टिकल 2 को देखते रहिए और इसकी जो पूरी डिटेल्ड एनालिसिस है उसको ध्यानपूर्वक आप सुनिए, समझिए और अगर आवश्यक लगे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन। जो आर्टिकल 2 है आपका पूरा ये स्टेटमेंट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो इस पूरा जो आर्टिकल है इसको हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे। इसके 6 भाग कौन से बनेंगे? पहला है पार्लियामेंट में, दूसरा है बाय लॉ, तीसरा होगा एडमिट इनटू द यूनियन, चौथा होगा और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, पांचवा होगा ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस और छठवां हिस्सा होगा एज इट थिंक्स फिट। अब ये 6 हिस्सों को अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं, तब जाके आपको ये आर्टिकल 2 पूरी तरह से समझ आएगा। जो पहला हिस्सा है पार्लियामेंट में, इसका अर्थ संसद को पावर दी गई है कि वह कानून बनाकर नया स्टेट बना सकती है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पार्लियामेंट में इसका अर्थ आप ऐसा समझेंगे कि संसद को पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि वह कोई कानून बनाकर नया स्टेट बना सकती है। सीधे नहीं बना सकती है, सीधे सीधे अगर पार्लियामेंट चाहे तो नहीं बना सकती कोई नया स्टेट। तो संविधान अलाउ करता है, संविधान पावर देता है। किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को, कि वो क्या कर सकती है, वो पहले कानून बनाए और कानून बनाने के बाद वो किसी नए स्टेट को एग्जिस्टेंस में लेके आ सकती है, बना सकती है। तो सीधे सीधे आप ये समझिए कि आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को स्टेट बनाने का। दूसरा हिस्सा है बाय लॉ। बाय लॉ का मतलब हुआ कानून बनाकर कोई नया राज्य स्थापित करना होगा, अर्थात केवल पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से कोई नया स्टेट नहीं बना सकती है सरकार या पार्लियामेंट। फिर से सुनिएगा, कानून बना करके ही किसी राज्य की स्थापना करनी होगी। किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के माध्यम से कोई नया राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। तीसरी बात, एडमिट इनटू यूनियन, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडमिट इनटू यूनियन और आगे इसमें और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स। इसका मतलब हो गया कि किसी ऐसी टेरिटरी को भारत के यूनियन में स्टेट के रूप में शामिल करना जो पहले से भारत का स्टेट नहीं था, भारत का हिस्सा नहीं था, यानी कि वह टेरिटरी अपने आप में सोवरीन थी, संप्रभु थी, पहले वो भारत का हिस्सा नहीं थी। अगर कोई ऐसी टेरिटरी को जब भारत में यूनियन में शामिल किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, तब हम उसको कहेंगे एडमिट इनटू यूनियन। तो बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिएगा कि जो भी टेरिटरी एडमिट की जाएगी यूनियन ऑफ इंडिया में, वह अपने आप में एडमिशन से पहले संप्रभु होगी, भारत का हिस्सा नहीं रही होगी।
जैसे कि अब इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिक्किम। सिक्किम को तो हम डिस्कस ही करेंगे साथ में, जैसे पुडुचेरी था, गोवा था, ये सब भी दूसरे दूसरे शासकों द्वारा शासित थे। तो डिटेल्ड में सिक्किम का एग्जाम्पल हम समझते हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिक्किम जो था वो स्टेट अपने आप में सोवरीन था। सोवरीन का मतलब कि सिक्किम सबसे पहले हिमालय में स्थित एक स्वतंत्र राजशाही किंगडम था। वहाँ पे नामग्याल डायनेस्टी का शासन हुआ करता था और राजा को छोग्याल कहा जाता था। ये 17वीं शताब्दी में डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडिया आए और ब्रिटिश इंडिया और सिक्किम का संबंध सुदृढ़ होने लगा। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, सिक्किम और ब्रिटिश इंडिया का रिलेशनशिप मजबूत होने लगा। 1817 की ट्रीटी एक करी इन लोगों ने, जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ टिटालिया। ये एक फॉर्मल रिलेशनशिप थी ब्रिटिश इंडिया और सिक्किम के बीच में, क्योंकि राजा उनका अलग था और ब्रिटिश इंडिया अपने आप में सारे काम वो सोवरीन स्टेट की तरह ही करती थी। 1890 में एंग्लो चाइनीज़ कन्वेंशन साइन हुआ, जो कि सिक्किम और तिब्बत की बाउंड्री को व्यवस्थित किया। इसके बाद ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया। मुख्य बात क्या थी कि सिक्किम ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस नहीं बना था। सिक्किम ब्रिटिश इंडिया का प्रोविंस नहीं बना था, वह अपनी अलग राजशाही बनाए रखते हुए ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अधीन था। एक तरह से ब्रिटिशर्स उसको प्रोटेक्ट करते थे। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। सिक्किम तुरंत यूनियन का हिस्सा नहीं बना उस समय। सिक्किम की अपनी राजशाही थी और छोग्याल का शासन था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच में पहली ट्रीटी हुई। लगभग डेट इसकी है 5 दिसंबर 1950, जहाँ पे इंडो सिक्किम ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के तहत भारत सिक्किम के डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशंस एंड कम्युनिकेशन से संबंधित भूमिका मिली। अब सिक्किम ना तो भारत का स्टेट रह गया और ना भारत से अलग ही फॉरेन कंट्री रह गया, वह एक इंडियन प्रोटेक्टोरेट बन गया, यानी भारत उसको प्रोटेक्ट करने लगा, क्योंकि महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भारत के सुपुर्द हो गए थे। अब शुरू हुआ धीरे धीरे समय बीतने के साथ सिक्किम में लोकतांत्रिक आंदोलन, क्योंकि भारत आंदोलन कर चुका था और लोकतंत्र उसमें बहाल हो गया था। समय के साथ सिक्किम के अंदर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात उठने लगी। एक तरफ छोग्याल जो राजा थे उनकी ट्रेडिशनल मोनार्की थी और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब इन सब के बीच में क्या हो रहा था, तनाव बढ़ रहा था। 1970 तक संघर्ष काफ़ी गहरा हो गया। 1973 में पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई सिक्किम में। तो 1973 में सिक्किम में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद राजनीतिक विवाद और इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई। इतना बात इस हद तक पहुंची कि जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट एक करना पड़ा। किनके बीच में 3 पार्टीज थी। ट्राई पार्टी माने 3 पक्षकार थे। पहला छोग्याल राजा, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज और तीसरा था भारत। इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे एक राय बनी। 1974 में सिक्किम असेंबली ने भारत के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप को दिशा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। भारत की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 35th अमेंडमेंट था, 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास किया। इसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 10th शेड्यूल जोड़ी गई। इसके फलस्वरूप
सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया, डायरेक्ट यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं हुआ। पहले वो क्या बना, एसोसिएट स्टेट बना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, 1975 में इंडिया के साथ पूर्ण इंटीग्रेशन का कार्यक्रम चालू हुआ। 1975 में सिक्किम असेंबली ने भारत के साथ पूर्ण इंटीग्रेशन करने की मांग करी। सिक्किम ने रेफरेंडम करवाया गया, सिक्किम में रेफरेंडम करवाया गया, इंडिया के पक्ष में वोट हुआ। इंडिया के साथ अब पूर्ण इंटीग्रेशन सिक्किम का हो गया। ऐसा होने के बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया। भारत की पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास किया और इसके द्वारा अब सिक्किम को एसोसिएट स्टेट से भारत का पूर्ण स्टेट बना दिया गया। इसके साथ ही आर्टिकल 2A हटा दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 2A कब लगाया गया था, कब ऐड किया गया था, जब सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया था। अब जब सिक्किम को यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, तो आर्टिकल 2A अब हटा दिया गया। साथ ही 10th शेड्यूल भी हटाई गई। यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग बात ये हो सकती है कि आज के संविधान में आप देखोगे तो 10th शेड्यूल अभी भी है, लेकिन ये 10th शेड्यूल सिक्किम से संबंधित नहीं है, अब ये डिफिकेशन से संबंधित है। तो इस बात में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो सिक्किम वाला जो संबंधित 10th शेड्यूल था वो हटा दिया गया। फर्स्ट शेड्यूल में सिक्किम को जोड़ दिया गया। तीसरी बात हो गई। और चौथी और आखिरी बात थी कि आर्टिकल 371F जोड़ा गया सिक्किम के लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देने के लिए। अब आ जाइए इसके चौथे हिस्से पे, जो आपका आर्टिकल 2 है, इसका जो चौथा हिस्सा है इसमें लिखा है और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब लगभग सभी लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट नीचे लिखा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। तो मैं ये बात यहीं पे बहुत स्पष्ट क्लियर कर दूं कि जो आर्टिकल 2 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी टेरिटरी, नई टेरिटरी, सॉवरीन टेरिटरी जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थी, उसको यूनियन में शामिल करना। और जो आर्टिकल 3 का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, उसका अर्थ ये समझिए आप कि ऐसे कोई क्षेत्र से नया राज्य बनाना जो पहले से ही भारत का भौगोलिक सीमा और संप्रभुता के भीतर मौजूद है। बात क्लियर हो गई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में क्या है कि सॉवरीन टेरिटरी को हम भारत का हिस्सा बनाएंगे, यानी कि वो वाली टेरिटरी, वो वाला जो क्षेत्र है, वो भारत का हिस्सा पहले नहीं था और उसको भारत में शामिल किया। जैसे कि सिक्किम की बात हम लोग ने डिस्कस करी, गोवा है और पुडुचेरी है, यहाँ पे पोर्तुगीज़ का शासन था। और आर्टिकल 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि हमारे पास वो भौगोलिक क्षेत्र पहले से था, उसी की बाउंड्रीज़ ऑल्टर करके, नाम बदल के, एरियाज़ का डिवीज़न ऑल्टर करके हम नया राज्य बना लेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज अब नहीं होना है। पांचवी बात आ जाती ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। इसका अर्थ ये समझना है कि पार्लियामेंट जिस नए स्टेट को आर्टिकल 2 के अंतर्गत एडमिट किया या एस्टैब्लिश किया, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन निर्धारित कर सकती है। यानी सारे नियम कानून, टर्म्स कंडीशन कौन निर्धारित करेगा? पार्लियामेंट। स्पष्ट है। और आखिरी बात, एज इट थिंक्स फिट, इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट कंसिडर करेगी सही है, सूटेबल है या नहीं है, अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये इसका अर्थ हुआ कि एज इट थिंक्स फिट। तो उचित होना, अनुचित है कि उचित है, ये सारा कुछ पार्लियामेंट समझेगी। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पार्लियामेंट संविधान से ऊपर है। उनकी बनाई हुई टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहेगी। दैट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू रिमेन द रूल ऑफ लॉ। हमारे भारत में
संविधान सर्वोच्च था, है और रहेगा। आई होप आप सब लोगों ने आर्टिकल 2 पूरी तरह से स्पष्ट रूप से समझ लिया है। और आर्टिकल 3 भी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है, लेकिन इतना ही है। आर्टिकल 3 में भी ज़्यादा कुछ है नहीं है, फिर भी जो लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना आज के लेक्चर में इतना याद रखिएगा आर्टिकल 3 को लेकर कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र से नया राज्य बनाना जो पहले से ही भारत के भौगोलिक सीमा और संप्रभुता के भीतर होगा। So guys, thank you very much for listening, understanding, keep studying. God bless you all. Share, like and subscribe. Thank you. धन्यवाद।